दोस्तों आज हम आपके लिए एक बंगाली साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर मंजिल नाम की एक लड़की रक्तिम नाम के एक बंदे को उसके पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है। और उसी तरह से मंजिली रक्तिम को कुछ लोगों को मारने के लिए भी कहती है। इसी तरह से रक्तिम के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि उसके दांत ड्रैकुला की तरह होते हैं और वो अपने आसपास के लोगों की गर्दन को भी काटने लगता है। तो दोस्तों आखिरकार रक्तिम के साथ ये सारी खतरनाक घटनाएं क्यों हो रही है और क्या वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर ड्रामा मूवी में जिसका नाम है ड्रैकुला सर। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्लाइमैक्स में हमें एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। उसी तरह से दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि ये मूवी पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है। लेकिन दोस्तों फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कहानी सिंपल तरीके से बता दूंगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें ईयर ऑफ 1971 कोलकाता की किसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह सवेरे पुलिस वाले अपने कार से एक बंदे को लेकर आते हैं और पुलिस उस बंदे को वहां से भागने के लिए कहती है। जब वो बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उस बंदे को गोली मार देती है, यानी कि उसका एनकाउंटर कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, मतलब कि 2020 में, जहाँ पर हमको एक आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है रक्तिम। अब दोस्तों रक्तिम के बारे में बात करें तो रक्तिम एक स्कूल टीचर होता है और वो हमेशा अपने मुंह को ढककर ही रहता है। और ऐसा क्यों ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जब रक्तिम अपने क्लास में जाता है तो उसके स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पर ड्रैकुला सर कहकर लिखा होता है। खैर अब क्लास खत्म होने के बाद रक्तिम अपने क्लास से बाहर आता है जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को देखता है और वो आदमी किसी के कब्र के ऊपर फूल चढ़ा रहा होता है। तो जब रक्तिम उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो वो बूढ़ा आदमी रक्तिम को बताने लगता है कि आज अमूल का जन्मदिन है। और अब वो बूढ़ा आदमी रक्तिम को अमूल के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि हजार लोगों की तरह अमूल भी गुमनाम बनकर रह गया। उस वक्त कई सारे लोग मिसिंग हो गए थे और उनमें से अमूल भी एक नाम है। खैर अब उसके बाद से रक्तिम स्कूल से अपने घर पर जा रहा होता है जहाँ पर रास्ते में एक बंदा मच्छर मारने की स्मोक रिलीज कर रहा होता है। और तब भी वहां से जाते वक्त रक्तिम की नजर एक मकान पर पड़ती है जो कि बिल्कुल भी खाली होता है। कुछ देर तक उस मकान को देखने के बाद रक्तिम वहां से अपने घर जाने लगता है। अब उसके बाद यहाँ पर चैप्टर 1 शुरू होता है, मतलब कि डायरेक्टर साहब ने इस मूवी को कुछ चैप्टर्स में बांटा है और उन चैप्टर्स के जरिए ही डायरेक्टर साहब हम व्यूअर्स को ये स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 का नाम होता है टेनेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। दरअसल रक्तिम किसी कपल के घर पर किराएदार होता है और उस आदमी का नाम होता है भुवन और उसकी पत्नी का नाम होता है सविता। भुवन के बारे में बात करें तो फिलहाल वो एक अपाहिज है और उसी तरह से दारू भी बहुत ज्यादा पीता रहता है और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। अब यहाँ पर बहुत देर तक आवाज लगाने पर रक्तिम भुवन के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भुवन रक्तिम को अपने घर पर हर रोज बुलाता है अपने बच्चे को डराकर सुलाने के लिए। लेकिन ये बात सविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी रक्तिम भुवन की बात मानते हुए उसके बच्चे के पास जाता है और वो उसे अपने दांतों को दिखाकर भुवन के बच्चे को डराने लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चा डर के मारे सो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रक्तिम के दांत हूबहू ड्रैकुला जैसे है। अब रक्तिम उस बच्चे को डराना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि अगर रक्तिम ने भुवन की बात नहीं मानी तो भुवन उसको किराए के घर से निकाल देगा। अब उसके दूसरे दिन जब रक्तिम अपने स्कूल जा रहा होता है तो एक डायरेक्टर रक्तिम को कॉल करता है और रक्तिम से कहने लगता है कि उसकी फिल्म में एक छोटा सा रोल है और वो रोल तुम्हें प्ले करना है। लेकिन रक्तिम को कोई एक्टिंग वगैरह नहीं आती थी तो इसलिए वो ये काम करने से मना कर देता है। उसके बाद रक्तिम जब अपने स्कूल जाता है तो तब तक उस डायरेक्टर ने उस स्कूल के हेडमास्टर को कॉल करके रक्तिम के बारे में बता चुका होता है, जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल रक्तिम के पास आकर उसको एक तरह से धमकाने लगता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी जॉब फिलहाल टेम्पररी है, अगर तुम अपनी जॉब को परमानेंट करना चाहते हो तो तुम्हें उस फिल्म में एक्टिंग करनी होगी। वो छोटा सा तो रोल है, तुम्हें उसमें क्या दिक्कत है। तो रक्तिम अपने हेडमास्टर को समझाने लगता है कि सर मुझे एक्टिंग वगैरह नहीं आती है। लेकिन अब फाइनली रक्तिम को डायरेक्टर के पास जाना ही होगा, इसलिए वो उसके लिए अब राजी हो जाता है क्योंकि उसे उसकी जॉब भी प्यारी है। अब उसके बाद रक्तिम वहां से एक डेंटिस्ट के पास जाता है अपने दांतों को निकालने के लिए। तो वो डॉक्टर रक्तिम को समझाने लगता है कि देखो रक्तिम तुम्हारे पास ये एक स्पेशल एबिलिटी है, इसलिए तुम फिर से एक बार सोच लो कि तुम इन दांतों को निकालना चाहते हो या नहीं। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। अब ये सुनने के बाद रक्तिम वहां से चला जाता है।
अब अपने घर पर आने के बाद रक्तिम अपने फोन पर हमेशा एक वीडियो को देखता रहता है जहाँ पर एक बड़े से शिप पर लोग एक शार्क को कैच करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इस क्लिप को देखने के बाद रक्तिम को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अब दूसरे दिन रक्तिम शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है और मेकअप आर्टिस्ट उसको एज अ ड्रैकुला की तरह मेकअप करके बिठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर साहब रक्तिम को अपने सेट पर बुलाते हैं और वहां पर उनकी फिल्म की हीरोइन भी होती है। तो वहां के सारे लोग रक्तिम के दांत देखने की ख्वाहिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रक्तिम थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और अब रक्तिम के दांत देखकर हीरोइन भी डर जाती है। उसके बाद डायरेक्टर रक्तिम को उसका सीन समझाने लगता है। तो सीन कुछ इस तरह का होता है कि रक्तिम को अपने दांतों को हीरोइन के गले के पास ले जाना होता है, लेकिन यहाँ पर रक्तिम उस सीन को अच्छी तरीके से कर नहीं पाता और ऊपर से वो हीरोइन रक्तिम को एक थप्पड़ भी लगा देती है। खैर अब उसके थोड़ी देर बाद दोबारा से टेक लिया जाता है और जब वो हीरोइन डायलॉग कह रही होती है तो रक्तिम उस हीरोइन की नेक को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है और देखते ही देखते वो उस हीरोइन की नेक को काट लेता है, जिसकी वजह से हीरोइन के गले से ब्लीडिंग होने लगती है। और अब ऐसा करने के बाद रक्तिम भी शॉक रह जाता है। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, इसलिए वो फौरन वहां से भागने लगता है। जब वो भागते भागते सड़क पर आता है तो वहां पर हीरोइन के बॉडीगार्ड आकर उसे मारने पीटने लगते हैं, लेकिन फिर रक्तिम किसी तरह से रोते हुए अपने घर पर पहुंच जाता है। अब उसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता है, द सोल्जर इन द एटिक। और दोस्तों ये सीन पास्ट का होता है, मतलब कि 1971 का, जहां पर हमें एक महिला को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है मंजरी। मंजरी एक विधवा महिला होती है और मंजरी के घर में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है अमूल वो छुपा हुआ रहता है। एक्चुअली अमूल एक नक्सल होता है जो पुलिस वालों से बचने के लिए मंजरी के घर पर छुपा है। अब उसी टाइमलाइन में एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है काटू। अब काटू के बारे में बात करें तो वो हमेशा मंजरी के ऊपर लाइन मारता रहता है, उसे हासिल करने की कोशिश करता रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डे पर जब रक्तिम अपने टेरेस पर होता है तो उसके पास सविता आती है और वो उसको सेड्यूस करने लगती है। वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है क्योंकि सविता अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल उसका पति भुवन सविता को हर रोज इंटीमेट करने के लिए बुलाता रहता है, जो कि सविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब यहाँ पर रक्तिम सविता को मना कर देता है, इसलिए अब सविता रक्तिम को अनाप शनाप बोलने लगती है। खैर अब उसके दूसरे दिन जब रक्तिम अपने स्कूल जाता है तो स्कूल का हेडमास्टर रक्तिम को नौकरी से निकाल देता है और रक्तिम से कहने लगता है कि तुमने एक हीरोइन को काट दिया, अगर तुम इन बच्चों में रहोगे तो तुम बच्चों को भी काट दोगे। लेकिन रक्तिम हेडमास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं सर प्लीज, मैं बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो पता नहीं मेरे हाथों कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर भी हेडमास्टर रक्तिम को नौकरी से निकाल देता है, जिसकी वजह से अब रक्तिम मरने का डिसाइड करता है और वो एक रेलवे के पटरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब ट्रेन वहां से जाने वाली होती है तो रक्तिम उस ट्रैक से हट जाता है, मतलब कि रक्तिम की हिम्मत ही नहीं होती है। उसके बाद वो एक नदी किनारे आकर उस एनवेलप पर लिखता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। ऐसा कहकर रक्तिम एक नदी के पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक मंजरी आ जाती है और वो उसके बैग के पास फ्लूट को रख देती है और मंजरी रक्तिम को एक बहुत ही स्वीट पोएट्री सुनाने लगती है और उसी तरह से रक्तिम को अमूल कहकर पुकारने लगती है। कहती है कि अमूल मुझे छोड़कर मत जाओ। अब ये सुनने के बाद रक्तिम के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आती है। वो मंजरी के पास जाता है और मंजरी उस लिफाफे को फाड़कर हवा में उड़ा देती है और रक्तिम मंजरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो बिना अपनी जान दिए वहां से फ्लूट लेकर चला जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई हो। अब दोस्तों उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, कोलकाता ड्रैकुला। जब रक्तिम नहा रहा होता है तो भुवन उसको ऊपर बुलाता है और वो भी उसी हालत में, क्योंकि भुवन का बच्चा बहुत ज्यादा शरारत कर रहा होता है और उसे डराने के लिए भुवन रक्तिम को ऊपर बुलाता है। तो बेचारा रक्तिम उसी हालत में ऊपर जाता है और भुवन के बच्चे को डराकर एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। रक्तिम के वहां से जाने के बाद भुवन अपने पत्नी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। मतलब कि दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, भुवन की सिर्फ टांग टूटी है, उसका बाकी सब कुछ ठीक ही है। लेकिन अब यहाँ पर देखते ही देखते रक्तिम फिर से ऊपर आ जाता है और रक्तिम को देखकर भुवन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे यहाँ से फौरन जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक रक्तिम भुवन को काट लेता है उसके नुकीले दांतों से, जिसकी वजह से भुवन भी ब्लीडिंग होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर सविता तो बिल्कुल भी शॉक रह जाती है। उसके बाद रक्तिम अपना ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उस वक्त कोलकाता में स्नो गिर रही होती है और यहाँ पर रक्तिम हम व्यूअर्स को यह बताने लगता है कि आखिरी बार कोलकाता में 1971 में बर्फ गिरी थी और उस बर्फ को देखकर रक्तिम बहुत ज्यादा खुश भी होने लगता है और उसी तरह से दुखी भी।
खैर अब उसके बाद सविता रक्तिम के पास आती है और उसका हालचाल पूछने लगती है। उस वक्त रक्तिम का घर बहुत ही गंदा होता है, मतलब कि उसके पूरे कमरे में पीलो के कॉटन्स मौजूद होते हैं और तभी रक्तिम बुखार से कांप रहा होता है। सविता रक्तिम को बताती है कि भुवन फिलहाल कोमा में हॉस्पिटल में मौजूद है और उसको हार्ट अटैक आ गया है। अब तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। इस तरह से सविता रक्तिम को छूने वाली होती है कि तभी रक्तिम उसको अपने नुकीले दांत दिखाकर डरा देता है और सविता वहां से चली जाती है। अब उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 4 कोलकाता 71, जहां पर एक दिन काटू और नाटा ये दोनों मंजरी के घर के बाहर एक कार में बैठे होते हैं और काटू मंजरी का वेट करता रहता है कि वो कब बाहर आएगी और वो उसे कब देखेगा। तो यहाँ पर अमूल ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अगर उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया तो वो पुलिस वालों के टॉर्चर को किस तरह से सहन कर सकता है, कि वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ पर अमूल अपने आप को जख्मी करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मंजरी आकर अमूल को रोक लेती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर रक्तिम भुवन के पास आता है हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए। वो उसे माफी मांगता है, लेकिन तभी भुवन की आंखें खुल जाती है और वो भी रक्तिम को अमूल कहकर बुलाने लगता है और उसे कहने लगता है कि अमूल मुझे माफ कर दो। इतना कहकर भुवन उसी वक्त मर जाता है। अब ये देखकर रक्तिम तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल से बाहर आता है। लेकिन वहां से आते आते रक्तिम भुवन के पास जो ब्लड का पैकेट होता है वो लेकर आता है और वो उस खून को पीने लगता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तभी वहां पर फिर से मंजरी प्रकट हो जाती है और रक्तिम से कहने लगती है कि क्या तुम अमूल की बच्ची कुछ कहानी सुनना चाहते हो। लेकिन रक्तिम मंजरी से पूछने लगता है कि मंजरी क्या मैं सच में एक वैम्पायर बन चुका हूँ। तो मंजरी रक्तिम को बताने लगती है कि मुझे नहीं पता अमूल कि तुम कौन हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पिछले जन्म में तुम्हारा हथियार ये राइफल गन थी और इस जन्म में तुम्हारा हथियार तुम्हारे दांत है। और इस तरह से वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें अपने दुश्मन को ढूंढ कर उन्हें मारना होगा। अब दोस्तों उसके बाद सीन फिर से पास्ट में चला जाता है, जहां पर काटू सडनली मंजरी के घर पर घुस जाता है और मंजरी से बहाना बनाकर पानी मांगने लगता है। लेकिन मंजरी काटू को वहां से जाने के लिए कहती है। तो उस वक्त तो काटू वहां से चला जाता है, लेकिन वो दोबारा से कुछ बहाना बनाकर थोड़ी देर में वापस आता है और अब वो मंजरी के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे हासिल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मंजरी अमूल की गन निकालकर उसके ऊपर पॉइंट आउट करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। और उस वक्त देखते ही देखते मंजरी काटू के पैर पर गोली चला देती है और उसे कमरे में बंद करके बाहर आ जाती है। तो अब गोली की आवाज सुनकर अमूल अपने कमरे से बाहर आता है और तभी मंजरी अमूल को उसकी गन दे देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अमूल का भी यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब अमूल वहां से जाने वाला होता है तो घायल काटू उसे देख लेता है और उसी वक्त काफी सारे रिवोल्यूशन के लोग गड्डियों में सड़कों में निकल जाते हैं और वो लोग नारा लगाने लगते हैं। तो अब उन्हीं लोगों को भगाने के लिए पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर गैस फायर कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन वो टीयर गैस मंजूरी के घर के अंदर भी एंटर होती है, जिसकी वजह से अब मंजूरी और अमूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसी तरह अब आखिरी बार मंजूरी सच धज के अमूल के सामने आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। तभी वहां पर नाटा आता है और उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। उसके बाद नाटा काटू को बाहर लेकर आता है और जो कुछ भी उसकी आंखों ने देखा वो उसे बताने लगता है और उसके बाद काटू ये सारी बातें पुलिस को बता देता है। अब यहाँ प्रेजेंट पर रक्तिम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अब उसके बाद 5th चैप्टर शुरू होता है, डेथ एज ए हेवी एज ए माउंटेन। एक्चुअली एक नक्सल का नारा होता है जो अमूल के चेयरमैन ने अमूल को बताया था। अब उसके बाद पुलिस वाले मंजरी के घर पर आते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस वाले अमूल को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं और उसी तरह से पुलिस वाले मंजरी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। उसके बाद वो अमूल को उसके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं और इसी टॉर्चर के दौरान वो पुलिस वाले अमूल के 2 दांतों को भी निकाल लेते हैं। अब बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद पुलिस वाले अमूल को किसी जगह पर लेकर आते हैं और उसका यहाँ पर एनकाउंटर कर देते हैं। और दोस्तों ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वाले मंजरी के सर पर खून डालने लगते हैं और उसे कहते हैं कि ये रहा तुम्हारे अमूल का खून, अमूल तो कब का मर चुका है। अब ये सुनने के बाद बेचारी मंजरी तो घुट घुट कर रोने लगती है, पूरी तरीके से टूट जाती है। उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 6, आई विल बी बॉर्न अगेन। दरअसल दोस्तों रक्तिम को किसी हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पर 2 डॉक्टर्स रक्तिम को उसका नाम पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर रक्तिम अपना नाम रक्तिम बताने के बजाय वो अमूल कहने लगता है और उन डॉक्टर से यह भी कहता है कि अमूल ने रक्तिम को मार दिया, अब रक्तिम जिंदा नहीं है, मैं अमूल हूँ। तो वो डॉक्टर रक्तिम से पूछने लगते हैं कि अमूल ने रक्तिम को क्यों मारा। तो रक्तिम डॉक्टर उसको बताने लगता है कि क्योंकि अमूल जिंदा रहना चाहता है। और तभी वहां पर रक्तिम को उस कमरे के बाहर मंजरी दिखाई देती है
जो उसे चुप रहने के लिए कहती है। तो बहुत सारे सवाल पूछने के बाद उन डॉक्टर्स को पता चलता है कि रक्तिम को सिजोफ्रेनिया है और अब इसके बाद रक्तिम का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब एक दिन मंजूरी रक्तिम के पास आकर कहती है कि तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तुमने काटू को तो मार दिया लेकिन नाटा अभी भी जिंदा है। खैर, अब बहुत दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद वो डॉक्टर्स फिर से रक्तिम को बुलाते हैं उसका टेस्ट लेने के लिए। और अब यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर रक्तिम को उसका नाम पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर रक्तिम डॉक्टर्स को करेक्टली आंसर देने लगता है कि उसका नाम रक्तिम चौधरी है और ये ईयर 2020 चल रहा है। इस तरह से अच्छे से जवाब दे देता है और इसलिए रक्तिम वहां से रिहा हो जाता है। अब वहां से रक्तिम अपने घर पर आता है जहाँ पर सविता उसे बताने लगती है कि एक्चुअली तुम्हारा कमरा मैंने किसी दूसरे को भाड़े पर दे दिया है, क्योंकि मेरे पति भुवन तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैंने अपना खर्चा उठाने के लिए सब कुछ किया और जितना जल्दी हो सके तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जाते जाते रक्तिम भुवन की जवानी की फोटो देख लेता है जो कि हूबहू काटू की जैसी नजर आ रही थी। तो उस तस्वीर को देखने के बाद रक्तिम को फिर से अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती है। मतलब कि मंजूरी की बातें, काटू, नाटा, वो पुलिस वाले, उन सब का टॉर्चर वगैरह वगैरह। और अब रात हो जाती है तब हम देखते हैं कि सविता किसी दूसरे मर्द के साथ होती है और उस वक्त रक्तिम अपना ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहनकर सविता के पास आता है। एक्चुअली रक्तिम तो सविता को नाटा समझ रहा था और रक्तिम को इस हालत में देखकर सविता तो बहुत ज्यादा डर जाती है और रक्तिम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो सविता की इग्नोरिंग देखकर रक्तिम वहां से चुपचाप चला जाता है और वो सड़क पे आकर ऐसे ही घूमने लगता है, नाचने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। इस तरह से भागते भागते वो एक मकान के पास आ जाता है और दोस्तों ये घर और किसी का नहीं बल्कि मंजरी का होता है। और एक दिन रक्तिम इसी घर के सामने खड़ा था। उसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 7 द रिजेक्टेड बॉक्स। और दोस्तों यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस रिवील होता है और ये सीन फ्लैशबैक का है। मतलब जब रक्तिम का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा था उस वक्त का इंसिडेंट है। उस वक्त डॉक्टर रक्तिम को बताने लगती है कि ये सारे के सारे रक्तिम के इमेजिनेशंस है और कुछ नहीं, और अमूल नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये सुनने के बाद रक्तिम उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि जब मैं भुवन से मिलने के लिए गया था तो भुवन ने मुझे अमूल कहकर क्यों बुलाया। तो उसके जवाब में डॉक्टर रक्तिम को बताती है कि तुम्हारे वहां पर जाने से पहले ही भुवन की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी और तुमने वहां पर जाकर वो सीन इमेजिन किया। भुवन तो कब का मर चुका था। अब दोस्तों उस कार के बारे में बात करें तो रक्तिम एक दिन शूट पर गया था जहां पर वो हीरोइन अपनी कार ड्राइव कर रही थी और उसी कार को देखकर रक्तिम ने ये इमेजिन कर लिया कि काटू और नाटा ये दोनों मंजरी के घर के बाहर कार में बैठे हुए हैं। अब उसके फ्लूट के बारे में बात करें तो एक दिन मंजरी ने रक्तिम के पास आकर उसका फ्लूट उसके पास रख दिया था। तो दोस्तों वो एक्चुअली और कुछ नहीं, रक्तिम जब अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसके एक लेसन में उसने फ्लूट का शब्द सुन लिया और वही फ्लूट का शब्द उसके दिमाग में फिट हो गया था। अब रही मंजूरी को टॉर्चर करने वाली बात, तो एक पुलिस वाले ने मंजूरी के गले के पास सिगरेट जलाई थी उसे टॉर्चर करने के लिए। तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं, रक्तिम जब शूट करने के लिए गया था तो वहां पर जो हीरोइन थी उसके गले में रक्तिम ने एक हार को देखा था और वही नेक उसके दिमाग में बस गई थी। और दोस्तों उसी तरह मंजूरी के घर के बारे में बात करें तो मंजूरी का घर और कुछ नहीं बल्कि रक्तिम का ही घर होता है। और उस टीयर गैस के बारे में बात करें तो आपको याद होगा वो सीन जहां पुलिस वाले लोगों को भगाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो और कुछ नहीं, जब रक्तिम अपने स्कूल से जा रहा था तब उस वक्त रास्ते में एक बंदे ने मच्छर मारने के लिए स्मोक को रिलीज किया था और इसी स्मोक को देखकर रक्तिम ने वो सीन इमेजिन किया था। और उसी तरह मंजूरी का उस लिफाफे को फाड़ना, तो सच बताया जाए तो वहां पर मंजूरी थी ही नहीं, रक्तिम ने खुद ही लिफाफे को फाड़कर हवा में उछाल दिया था। उसके बाद स्नो के बारे में बात करें तो रक्तिम ने कहा था कि इतने सालों बाद कोलकाता में बर्फ गिर रही है। तो वो और कुछ नहीं बल्कि रक्तिम के पिलो के कॉटन होते हैं जो उस वक्त उन्हें हवा में उछालकर उसे स्नो समझ रहा था। और दोस्तों उसके बाद फाइनली कंक्लूजन का चैप्टर शुरू होता है। तो इस तरह से सारा सब कुछ सोचते हुए रक्तिम उसी घर की सीढ़ियों पर सो रहा होता है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो आदमी रक्तिम को उसकी नींद से जगाने लगता है और रक्तिम उस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है कि आप कौन हो। तो वो आदमी अपना नाम रक्तिम को बताने लगता है कि मेरा नाम अमूल है, अमूल शॉन। और अमूल उस दिन की घटना को याद करने लगता है जिस दिन इस आदमी ने मतलब कि अमूल ने रक्तिम को अमूल शॉन के बारे में बताया था, मतलब अपने ही बारे में। रक्तिम को बताया था कि हिस्ट्री के हिसाब से अमूल मर चुका है, मतलब अमूल के बारे में जो कुछ भी स्टोरी दिखाई गई थी वो सारा सब कुछ अमूल रक्तिम को बता रहा था, लेकिन सच ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पर अमूल अपनी सच्ची कहानी रक्तिम को बताने लगता है कि जब पुलिस वाले ने अमूल और मंजरी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए थे
तो उस वक्त बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से अमूल ने अपना मुंह खोल दिया था और उसने अपने साथियों के नाम के बारे में बता दिया था। और उसके बाद पुलिस ने अमूल को रिहा कर दिया था और उस घटना के बाद से ही अमूल कहीं पर गुम हो गया। मतलब कि अमूल अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था और उसके बाद मंजूरी का कोई अता पता नहीं था। जब मंजूरी पुलिस स्टेशन से अपने घर पर आई थी तो उस दिन से आज तक मंजूरी भी मिसिंग है और ये घर मंजूरी का ही है। और कभी कभी अमूल मंजूरी के घर पर आता रहता है ये देखने के लिए कि कभी ना कभी मंजूरी अपने घर पर वापस जरूर आएगी और किसी न किसी दिन अमूल मंजूरी को अपने आंखों से देखेगा। उसके बाद रক্তিम उस डॉक्टर को मंजूरी के घर पर लेकर जाता है और उसे बताने लगता है कि यहाँ पर अमूल छुपा हुआ था और यह घर मंजूरी का ही घर है और अब मुझे पता चल गया है कि मेरा असली नाम रক্তিम है, ना कि अमूल। अमूल तो किसी दूसरे का नाम है। अब डॉक्टर वहां से चली जाती है और रক্তিम उस घर में एंटर करता है जहां पर उस घर में एक दीवार पर एक फोटो लगी होती है और उस तस्वीर में मंजूरी और उसका पति होता है और वो हूबहू रক্তিम की तरह ही दिख रहा था। तो तभी अचानक वहां पर फिर से मंजूरी प्रकट हो जाती है और फाइनली रক্তিम हम ऑडियंस को बताता है कि मुझे पता नहीं ये कहानी सच्ची है या झूठी या फिर ये मेरे पुनर्जन्म की कहानी है, ये जो भी है उसे अनजान ही रहने दीजिए। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों सिंपल से बताया जाए तो अकेला होने की वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है और वो एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं और पूरा का पूरा दिन उसी में गुजारते रहते हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में जीते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस अकेलेपन को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।